एम्पियर सर्किट लॉ नहीं हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है। उससे पहले की कहानी हो चुकी थी, हमने देखा था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की कहानी कैसे कैसे है, बायट सवर्ट्स लॉ देख लिया था हमने, ठीक है। बायट सवर्ट्स लॉ पूरा पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम द बायट सवर्ट्स लॉ हमने देख लिया था कि हम मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर लूप की वजह से, उसके सेंटर पे कितना होगा। सर्कुलर लूप में कोई सा भी हो सकता है, लाइक सेमी सर्कुलर लूप हो सकता है, 1/4 हो सकता है, कैसे कैसे वो एंगल थीटा पर डिपेंड करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक। ओके सर, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। हेडिंग लगाइए एम्पियर सर्किटल लॉ। देखने में प्रॉब्लम हो कोई विजिबिलिटी में तो आप मुझे प्लीज बता देना, मतलब मैं लिख रहा हूँ उसकी डार्कनेस प्रॉपर है, आप लोगों को विजिबल नहीं, ये सब चीजें आप मुझे बता देना कोई प्रॉब्लम हो तो। ये सफिशिएंट है, ठीक है लिखना, या थोड़ा डार्क करना पड़ेगा जी? थोड़ा सा कर लो सर। थोड़ा डार्क कर लें, हाँ थोड़ा सा। ठीक। चलिए ये हो गया हमारा, हाँ, ठीक, अब ठीक है। ये मैंने लिखा है एम्पियर सर्किटल लॉ, इसके बाद हाँ सर सही। ठीक लिखिए एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए जैसा आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जैसा आप लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था, बिल्कुल ऐसा ही है ये भी। गॉस लॉ हमें क्या बताता है? गॉस लॉ हमें बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय आवर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उससे भी हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर। लेकिन गॉस लॉ हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। अगर हमारी स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है तो हम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पर आसानी से लोकेट कर फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते भी होंगे गॉस लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं, हम मोस्टली क्वेश्चन जब एक बार गॉस लॉ पढ़ने के बाद, अगर हमें स्फीयर के अंदर, स्फीयर के बाहर आपका सॉलिड स्फीयर है, इस आपका सिलेंडर हो सकता है, उसके बाहर उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कैसा कितना कितना होगा, वी कैलकुलेट बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ गॉस लॉ। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, ये भी एम्पियर्स लॉ भी कुछ कुछ ऐसा ही है। हम कैलकुलेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड अपने बायट सावर्ट लॉ से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका ही छोटा भाई चिंटू है एम्पियर, इनके हिसाब से अगर हम इनके फॉर्मूला के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। बट द थिंग इज, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम क्या है कि ये एप्लीकेबल एप्लीकेबल इन द सेंस, ये बेहतर तरीके से आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपकी स्ट्रक्चर जो है सिमेट्रिक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक वायर ली है और वायर सिलेंड्रिकल है प्रॉपरली, ठीक है। उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, उस वायर से कितनी दूरी पर। हो सकता है आप सोलेनोइड इस्तेमाल करें, हो सकता है टोरॉइड का इस्तेमाल करें, ठीक है। एक ऐसी आपकी वायर हो सकती है जो कि अंदर से होलो हो। तो अगर ये चीजें सिमेट्रिक है, काफी सिमेट्रिक है, ठीक है, करंट हमारी यूनिफॉर्म है, प्रॉपर करंट फ्लो हो रहा है, जो हमारी स्ट्रक्चर है जहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम इस जगह पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वो अगर स्ट्रक्चर आपके सिमेट्रिक हो तो हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। ऐसा नहीं कि हेल्पफुल नहीं, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो हेल्पफुल तभी भी है, लेकिन नहीं ये हमारी चीजों को बड़ा ही आसान होता है, ठीक है। यूजफुल कह सकते हैं हम कब, जब चीजें सिमेट्रिक हो। अगर सिमेट्रिक नहीं है चीजें तो ये कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, ठीक है। ध्यान से समझना क्या कहता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ वाला कहता है कि अगर कोई हमारी क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, ये आपने इंटीग्रेशन का सिंबल कहीं कहीं देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है। अगर हमारी कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस मतलब जैसे आप लोग गॉसियन सरफेस आपके ड्रॉ करते थे, ऐसे यहाँ पर एक क्लोज बाउंड्री रहेगी। अब इस बात को समझिए, अगर आप कुछ पॉइंट से मिलाकर के ऐसे बाउंड्री क्लोज कर देते हैं तो हमें मिलेगी क्लोज सरफेस, ठीक है। ये सरफेस मिल गई, हमें एक सरफेस मिल गई। लेकिन हुआ क्या, किससे इंटीग्रेट किया आपने? एक लाइन को इंटीग्रेट किया। लाइन को यहाँ से कनेक्ट करते हो, यहाँ पर आ गया, लाइन को लाइन से जोड़ते चले गए और आपको बन गई क्या, हमें मिल गई एक सरफेस। गॉस थ्योरम में क्या होता था? गॉस थ्योरम में हम सरफेस का इंटीग्रल करते थे, सरफेस को इंटीग्रल करें तो बन जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। यहां पर और वहां पर थोड़ी थोड़ी चीजों में डिफरेंस है। क्या कहते हैं एम्पियर बाबा? एम्पियर बाबा कहते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, डीएल लाइन का, इनका डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। और करंट कौन सा? जो कि उस लाइन इंटीग्रल के अंदर है, इनसाइड दैट लाइन इंटीग्रल, इसके बराबर ऐसा हो रहा होगा,
ठीक है, ये है हमारे एम्पियर बाबा का लॉ, एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो कोई सरफेस है, या फिर कोई मैं अपन हमें ये जो सरफेस लेनी है या फिर जो लाइन इंटीग्रल लेना है अपनी मर्जी के हिसाब से लेना, जहां आप लेना चाहे, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले देता हूं कि हमारा कोई ऐसी, ये मैंने अपना खुद से डिसाइड किया कि हमारा एम्पियर्स का लूप है, एम्पियर्स लूप है। ठीक है, एक वायर में करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा था, एक दूसरी वायर में करंट बाहर की तरफ आ रहा था, और एक और तीसरी वायर मान लेता हूं इसमें अंदर की तरफ करंट जा रहा था। लेट इट बी दिस इज I1, इसके अंदर जो करंट जा रहा था, इसके अंदर I2 था, और इसके अंदर I3 है। इस इन सिंबल का मतलब आप लोग समझते होंगे, क्रॉस का मतलब इनटू द पेपर है, जो आपकी स्क्रीन है उसके अंदर की तरफ जा रहा है, और पॉइंट का मतलब बाहर की तरफ। ये 3 करंट है सपोज करो। ठीक है, बिल्कुल सर। और मैं आपसे पूछने लगूं कि इन 3 करंट है, ओके सर, मैं आपसे पूछने लगूं कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसे? हम इसे बालक ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके चारों तरफ एक हम बाउंड्री बना लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं कि सर यही हमारी कौन सी कैसी बाउंड्री है, ये हमारी हो गई एम्पियर्स लूप। दिस इज एम्पियर्स लूप, ये हमारा हो गया एम्पियर्स लूप। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा, यूज कीजिए इस चीज को, बी डॉट डीएल, मैग्नेटिक फील्ड हमारा किसी भी जिस भी तरफ हो, डजेंट मैटर। डीएल क्या है, जो आपने यहाँ पर ये क्लोज आपकी बाउंड्री की है, ये जो क्लोज आपने लाइन खींची है इसके ऊपर एक लाइन है, और किस नहीं है सर भाई, हमने यहाँ पर वेक्टर से डिनोट किया है दोनों को। तो बालक कोशिश आप ये कीजिए कि आप इनको प्रॉपर इस तरह से लीजिए कि ये इनके बीच में एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम या तो एंगल रहे 0 डिग्री या 90 डिग्री, चीजें आसान हो जाए। क्यों सर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तब भी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि एप्लीकेबल नहीं, एप्लीकेबल है, पर यूजफुल ज्यादा बेहतर तरीके से हमारा तभी ज्यादा अच्छा रहेगा जब हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री एंगल या 180 डिग्री कह दीजिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर? आप लोग जानते हैं अगर आपका करंट सीधा फ्लो हो रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में प्लीज आप अपने हाथों का बड़ा ध्यान रखें, बहुत यूजफुल है, बहुत सारी चीज इस्तेमाल हो रही है। अगर करंट आपको ऊपर की तरफ जा रहा है तो कर्लिंग ऑफ फिंगर, आपकी फिंगर ऐसे रोटेट हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे रोटेट हो रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी एक सर्कल, इसके बाहर एक सर्कल, इसके बाहर एक सर्कल, इस तरह बहुत सारे सर्कल बन जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन। तो ये जो 3 आप करंट मैंने I2 और I3, तो इनकी वजह से करंट कैसा भी हो, जो अंदर की तरफ जा रहे हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड ये रहेगी, दोनों में अंदर की तरफ करंट जा रहा है इनटू द पेपर, तो मैं इसको आप ऐसे पकड़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई सी भी डायरेक्शन का पॉजिटिव नेगेटिव जैसा आपको ठीक लगे आप उससे लेते हैं, फिर वहीं पर स्टिक रहिए कि भाई हमने ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिवली है ये नेगेटिवली है। मैं मान के चल रहा हूँ मेरे 2 करंट, इनमें से मेरे 2 करंट जो हैं जा रहे हैं अंदर की तरफ, तो मान के चलूं नेट मैग्नेटिक, लेट इट बी, ऐसे आएगा मेरा नेट मैग्नेटिक, मान लेता हूं मैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि इधर आएगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव आपका आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, और करंट की जो लेंथ है, जो डीएल, जो आपका लेंथ का छोटा सा वेक्टर है डीएल, इसकी जो डायरेक्शन लेनी है वो डायरेक्शन भी आप इसी तरफ ले सकते हैं। होल्ड ऑन, screen sharing has stopped as the shared window is closed. Oh, okay, hold on बालक, थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ, हाँ जी, तो बालक आपकी जो लेंथ है, लेंथ इंटीग्रल जिसका डीएल जो है, इसको भी आप इसी के अलॉन्ग ले लीजिए, इसी लेंथ के ऊपर चल रहा है, छोटी छोटी लेंथ, ये दिस इज छोटी छोटी चिंटू चिंटू लेंथ जो है डीएल डीएल डीएल। तो आप देखोगे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड माना है, सपोज करो नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्लॉकवाइज ही बन रहा है। ठीक है, ओके सर, तो अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड आपका क्लॉकवाइज बन रहा है और हमने जो लेंथ है, लेंथ को भी हमने इसी डायरेक्शन में ले लिया है कि सर ये रही छोटी छोटी लेंथ डीएल, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल कितना होगा, आंसर है 0, करेक्ट? यस सर, तो बी डॉट डीएल को आप लिख सकते हो बीडीएल, बीडीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब आई इनसाइड कितना लेना है सर, जो भी आपने लूप डिजाइन देखा है एम्पियर का लूप, इसके अंदर जो करंट है उनको लेना है अलोंग विद देयर डायरेक्शन। अगर आपने ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, इसको आपने पॉजिटिव माना है, मतलब करंट आपका अंदर की तरफ जा रहा है, इसको आपने पॉजिटिव माना है, ठीक है सर, तो जो करंट बाहर की तरफ आ रहा है
आपने इस डायरेक्शन क्लॉकवाइज को अगर आपने ट्रीट किया है एज अ पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अपने अंदर की तरफ जो करंट जा रहा है इसको माना है पॉजिटिव करंट, तो बाहर की तरफ जो करंट आ रहा है उसको क्या मानोगे? नेगेटिव। ठीक है, ओके सर। तो बी डॉट डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। तो आई इनसाइड कितना हो जाएगा? आपको नेट करंट लेना है। I1 और I2 तो सर जा रहे हैं पॉजिटिव, और I3 कैसा हो रहा है? बाहर की तरफ, मतलब नेगेटिव। बी डॉट डीएल, और याद रहे वाला कि जो डीएल है जिसका इंटीग्रेशन करना है, याद रहे ये ज्यादा एप्लीकेबल और अच्छे से एप्लीकेबल कब है? जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी हो रही है तो हमारे लिए और फालतू कॉम्प्लिकेशन बन जाएगा इसमें, हमें इंटीग्रेट करना ही आफत हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ से हम मान के चले कि भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ऑब्वियसली कांस्टेंट ही आएगा बाय द वे, अगर ये पास पास है तीनों कंडक्टर्स। ठीक है, ओके। तो और डीएल का इंटीग्रेशन, एक सर्कल है इसका इंटीग्रेशन डीएल का क्या होगा? 2πr। तो b इंटू 2πr विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा यहाँ से? म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3 डिवाइड बाई 2πr। और r कौन सी है? इसकी ही, जहां से ये लिया है यही रेडियस है आपकी, जहां ये रखे हुए थे लूप पर, इन सेंटर पर मान के चल रेडियस है इस लूप की, इसी को हम मानेंगे दिस इज 2πr, दिस इज r स्मॉल। ठीक है, हम चाहे तो इसको वेरीफाई कर सकते हो आप लोग, रेक्टिफाई कर सकते हो कि क्या ये सही है हमारा फॉर्मूला, एम्पियर्स पावर की जो बात थी क्या ये सही है? हम इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। कैसे करके देख सकते हैं? किसी भी एक आप सर्कुलर लूप की वजह से ले सकते हो, किसी भी एक लूप की वजह से ले सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जिसका आपको याद हो, और कैलकुलेट कर सकते हो। पक्की बात सर? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए बालक, मुझे याद है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, सपोज करो मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कितना होता है इसकी वजह से? मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π I बाई a, और यहाँ पर हो जाता था हमारा sin θ1 प्लस sin θ2, मतलब यहाँ पर 2 हो जाता था। sin θ1 प्लस sin θ2 90 डिग्री वाले, ये आंसर हमारा आता था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। क्या हम इस मेथड से करें तो भी वही आएगा? देखते हैं बालक क्या ऐसा आता है कि नहीं। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन है मेरी, इसमें करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, इसके बाहर, इसके चारों तरफ मैंने एक लूप बनाया, मैं r डिस्टेंस पर या a डिस्टेंस पर मैं देखता हूं, मुझे अपना कैलकुलेट करना है a डिस्टेंस पर, कि सर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि क्या होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू a डिस्टेंस पर। ठीक है, यहाँ पर हम a, वही मतलब होता था उसका। बिल्कुल सर। तो बालक करंट आपका, करंट I ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट I आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सर। तो अकॉर्डिंग टू हमारे एम्पियर सर्किट लॉ क्या हो जाएगा सर? B डॉट डीएल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं मान लेता हूं, अगर जब आप ऊपर से देख रहे हो, किसी भी एक तरफ से देख लीजिए, अगर आप ऊपर से देख रहे हो, पीछे की तरफ से देख रहे हो, किसी भी डायरेक्शन से मैं मान के चल रहा हूं आप ऊपर से देख रहे हो, तो ऊपर से देखिए तो आपको करंट कैसे दिखाई पड़ेगा? ऐसा। हाँ कि ना, करंट चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसको थोड़ा बड़ा, यहाँ पर ये आपका करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये इतनी दूरी पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो r डिस्टेंस पर, सॉरी a डिस्टेंस पर, इसकी रेडियस a मानी है। यहाँ पर आप चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पर, मतलब कहीं भी किसी भी जगह पर। तो b डॉट डीएल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई एनक्लोज कितना, केवल करंट, एक ही करंट है इसमें, एक ही वायर है, तो करंट आई हो जाएगा। बिल्कुल सर। डीएल मैग्नेटिक फील्ड हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पूरे सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो आंसर है सर मैग्नेटिक फील्ड होगा पूरे सर्कल पर कैसा? सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, ओके सर। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हो, इसी चीज आप जानते हो। बी डॉट डीएल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी सर? इधर की तरफ। लेंथ की डायरेक्शन मैंने कैसे लिया? डीएल की डायरेक्शन वो भी इधर, तो एंगल होने के बीच में 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। डीएल क्या हो जाएगा? आपका सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर? 2πr। तो डीएल का इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी इक्वल टू b इंटू 2πr की जगह 2πa इक्वल टू म्यू नॉट। बालक विशांत, आपको कुछ नहीं लिखना है विशांत, डू नॉट राइट एनीथिंग। चलिए अब लिखना, सुनिए। तो b डॉट b इंटू 2πa विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट I। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट I अपॉन 2πa। देखना यही तो आंसर है हमारा, दोनों से सेम ही तो आंसर मिल रहा है, मतलब हमारा जो ये आपका एम्पियर सर्किट लॉ है, इट इज कंप्लीटली ओके।
क्लियर? हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे ये एप्लीकेबल और बेहतर केवल तभी है जब हमारा ये यूजफुल है, लॉ इज यूजफुल, लेकिन हर जगह एप्लीकेबल करना ये समझदारी नहीं है, केवल यूजफुल कह सकते हो आप कि हाँ कुछ जगह हमें इससे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ओके सर। कहाँ कहाँ पर यूजफुल है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, एज एनसीईआरटी में दे रखा है इसके बारे में। लॉ इज यूजफुल कहाँ कहाँ पर कह सकते हैं यूजफुल? अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल टू लेंथ, ठीक है, या तो टेंजेंशियल हो, टेंजेंशियल में आपका 0 हो सकती है वैल्यू और आपकी 180 डिग्री हो सकता है। और कहां पर हो सकता है आपका ये बेहतर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसा हो, कांस्टेंट हो, इसकी वैल्यू ये वेरी ना कर रहा हो टाइम के साथ या किसी और चीज के साथ। ठीक है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर हो डीएल के वहां भी ठीक है, हमें वैल्यू मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी वैल्यू। वहां पर हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन केस, तो हमें पता चल करंट कितना है। अगर किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है दोनों, तो हमें वहां पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। या फिर बी आपका वैनिश हो रहा हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रहा हो, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 तो आपका लेफ्ट वाला टर्म ये 0। अगर हमारे दो करंट कहीं से पास हो तो हम कैलकुलेट करेंगे अच्छा ये दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। समझ आ गई बात? ये समझ में आ रहा है क्यों कह रहा हूं मैं इसको लॉ इज यूजफुल? ये यूजफुल तो है, लेकिन हमारा उतना ज्यादा हर जगह पे इसको अप्लाई करने की कोई समझदारी नहीं है। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है टेंजेंशियल है टू द लेंथ, तो हमारा एंगल जो होगा वो 0 डिग्री या 180 डिग्री हो सकता है, टेंजेंशियल है तो 0 या 180 डिग्री आ रहा है तो हम चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट, तभी ये हमारे लिए हेल्पफुल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका टाइम की वजह से या फिर डिस्टेंस की वजह से या कोई और फैक्टर की वजह से वेरी कर रहा है तो हमारे लिए कोई खास यूजफुल नहीं है। ठीक है, और हमारी कैलकुलेशन जो बी डॉट डीएल है इंटीग्रेशन वाला, ये हमारे लिए कैलकुलेट करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्वेश्चन और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक, तीसरा कह रहा है बी डॉट डीएल अगर ये इनके बीच में 90 डिग्री है। अब आप सोच रहे होंगे बी डॉट डीएल 90 डिग्री है और लास्ट वाला अगर बी वैनिश हो रहा मतलब मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या ही यूज है इसका? हर जगह खाली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज करना जरूरी नहीं है बालक, हम इसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किसी जगह पर आपको मैग्नेटिक फील्ड 0 मिल रहा है, आप निडल ले गए, आपको मैग्नेटिक, आप इंजीनियर बन गए, आप वहां पर निडल ले गए, कंपास वगैरह आपके पास कुछ है, या फिर आपको बताऊंगा एमीटर होता है। अब जो एमीटर आ रहे हैं उसमें आपको, जो आप लोग पढ़ रहे हो ना अपने सिलेबस में कि हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, अब वो चीजें नहीं रही हैं, आपको सच बताऊं तो रही नहीं, मतलब उनसे भी एडवांस हम हो चुके हैं चीजों को। ठीक है, प्लग टाइप होता है, प्लग इन द सेंस जैसा आपका प्लास होता है, प्लास समझते हो, इससे वायर वगैरह काटते हैं, इस तरह का होता है। उसको हम वायर के चारों तरफ ऐसे बस कर लेते हैं, उसको ओपन किया और ऐसे पकड़, उसको वायर उसके बस अंदर से पास होगी, कट नहीं करना, कुछ नहीं करना। प्लास जैसा होता है, प्लास समझते हो बेटा, वायरिंग वगैरह करने के लिए। हेलो, प्लास समझते हो कि नहीं? प्लास ही बोलते हो ना आप लोग भी? यस सर। पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं लोगों का, अलग अलग जगह कुछ बोल सकते हो, ऐसा हो सकता है। जो प्लास होता है, वायर वगैरह हम घर पर वायरिंग वगैरह उसको थोड़ा ठीक ठाक करने के लिए यूज कर लेते हैं, तो बिल्कुल इसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ऐसे दोनों तरफ से फोल्ड हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे भैंस के सींग हो, ठीक है, और उसके बीच में से बस वायर को ऐसे ले जाइए, उसके बीच में कट नहीं करना, टच भी नहीं करानी है वायर, और आपको रीडिंग दे देगा मीटर की, अच्छा कि भाई इतने करंट आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल पर काम करता है वो लोग, सारी चीजें आपको इंजीनियरिंग में पढ़ने को मिलेगी। ओके सर, तो ये क्वेश्चन मैं ये कह रहा था कि कहां पर एप्लीकेबल है सर ये बी डॉट आपका, जो अगर इनके बीच में 90 डिग्री एंगल हो रहा है या फिर बी आपका 0 हो रहा है, तो कहां एप्लीकेबल है? ऐसा हो सकता है कि आपको वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। पहला केस ले लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है, आपने कंपास वगैरह से देख लिया मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन हो क्या रहा है, हमें करंट की वैल्यू कुछ, करंट भी फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, करंट भी फ्लो हो रहे हैं, और आप कुछ देख पा रहे हो कि हमें जो वैल्यू मिल रही है, जो म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I2, ये जो वैल्यू मिल रही है हमें 0 मिल रही है किसी वजह से। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पर 2-3 करंट हो रहे होंगे, 2 से ज्यादा करंट हो रहे हैं, या 2 भी हो सकते हैं करंट, और एक दूसरे को नलीफाई कर रहे होंगे, नेट करंट जो होगा वो 0 हो रहा होगा। अगर ये एक सरफेस है, अगर करंट इधर से जा रहा है कुछ, ठीक है, यस सर, करंट आई चला गया यहाँ से, आप मुझे देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, छोटा सा इंसान बगल में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अगर ये आपकी सरफेस है, हाथ को मैं सरफेस मान लेता हूं, करंट इस तरह से जा रहा है, तो ठीक है सर, म्यू नॉट आई, तो यहां पर पक्की बात है, आप इसके आसपास कहीं भी कैलकुलेट कर लो, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होने वाला,
मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, अगर इसकी आप एक्सिस पर बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है, अदरवाइज इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होने वाला। अगर करंट एक और ऐसे जा रहा है और आपने यहाँ पर देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में आपकी मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है, इवन दो करंट इज फ्लोइंग बट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बालक केवल और केवल ये है, देखिए डीएल का इंटीग्रेशन जीरो नहीं हो सकता, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो म्यू नॉट एन आई की वैल्यू जो है, म्यू नॉट आई की वैल्यू जो आई जो है, आई इनसाइड का क्या मतलब है, कितना करंट उसको थ्रेड कर रहा है इस सरफेस को, ठीक है, थ्रेड कर रहा है, जैसा कपड़ा होता है, कपड़े के अंदर सुई से आप ऐसे करते हो ना, यस सर, ठीक है, कितनी बार वो पास हो रहा है, तो जितना करंट इधर की तरफ जा रहा है इसका मतलब यही है कि उतना ही करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, उसके बाहर आपने एक सरफेस बनाई, वहां पर देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आने की वजह ये थी कि नेट करंट जो एनक्लोज कर रही है क्लोज सरफेस वो जीरो है, जितना करंट इधर से जा रहा है उतना ही करंट इधर से आ रहा है, इस सरफेस को, इस क्लोज सरफेस जो आपने इमेजिन की है, या इस हाथ को मान लिया सरफेस, इसने इस सरफेस को जो थ्रेड कर रहा है करंट, वो नेट करंट जीरो है, करंट थ्रेडिंग दिस सरफेस इज जीरो, इवन दो बार जा रहा है, एक इधर से गया इधर से आया दूसरा, लेकिन नेट करंट जीरो मतलब क्या, 5 एम्पियर गया तो 5 एम्पियर इधर से आ गया, तब आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा होगा कहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि इन दोनों वायरों में करंट अनइक्वल है, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों वायरों में करंट एक ही तरफ जा रहा है, या तो अनइक्वल है या दोनों डायरेक्शन दोनों का सेम है। बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, ठीक है। इस पेज पर से जो आपको लिखने की इच्छा है लिख लीजिए। किसी को ऐसा तो लग रहा है बहुत ज्यादा तेज जा रहा हूँ, हेलो, सही चल रहे हैं ना हम लोग? ठीक है, इस चीज का ध्यान, और एक और खास बात, और ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है, सिमिलर क्वेश्चन, ऐसा सर कौन सा, बाय द वे क्वेश्चन आपका ये आया था गोस थ्योरम से, उसी से रिलेटेड है, गोस थ्योरम, इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी है। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन कुछ ऐसा था, जेई या नीट में आ चुका है क्वेश्चन इसी तरह का, अगर यहां पर भी पूछ ले जाए, सपोज करो मेरे पास कई सारे करंट है, ठीक है, मेरे पास कई सारे करंट है, एक मेरा करंट I1, दूसरा करंट, किसको कुछ कहना है बेटा? मेरे पास कई सारे करंट है, ठीक है, ओके सर, कुछ बाहर है कुछ अंदर की तरफ है, इसको मान लेते हैं क्रॉस और इसको मान लेते हैं डॉट, और यहाँ पर भी है करंट, ये पहले वाला I1, दूसरे वाला I2 और इसको I3 और इसको मान लेता हूँ I4। मुझसे पूछा जाए कि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कहीं इस point, तो इस पॉइंट पर मतलब पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड करने कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर बना लिया अपने एम्पियर्स का लूप, ठीक है, ओके सर, यहाँ पर बना लिया मैंने एम्पियर्स का लूप, ओके, यहाँ पर पी पॉइंट मान लिया मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं एम्पियर्स लॉ के हिसाब से, एम्पियर्स लॉ के हिसाब से हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं कि सर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग दिस सरफेस, या फिर नेट करंट आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। ये बड़ा ही थोड़ा सा स्ट्रेंज है, हम I1 माइनस I2 कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा आपको अजीब लगता होगा क्योंकि सर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, फिर भी इसको इस तरह से इसके डायरेक्शन की बात पर डिपेंड कर रहे हैं, तो आप लोग जानते हो कि ये वेक्टर और स्केलर के बीच की कुछ कहानी है, टेंसर क्वांटिटी, डायरेक्शन होती है करंट के बाद, सीधी बात ये है, बट फिर भी वो वेक्टर नहीं होता है क्योंकि वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है, ओके सर। तो अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या वो जो इसके अंदर करंट है I1 I2 I3 की वजह से होगा या फिर I4 की वजह से भी होगा? आई रिपीट माई क्वेश्चन, पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या वो, एम्पेयर्स लॉ को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं पॉइंट पी पर पूछ रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो I1 I2 I3 की वजह से होगा या फिर I4 की वजह से ही होगा?
चारों की वजह से होगा या 3 की वजह से होगा? सोचिए और अपने आंसर बताइए, प्लीज पार्टिसिपेट, जो भी आपको लगता हो। पहला, अगर आपको लगता है कि सर हाँ ये मेरा आंसर नंबर 1 है, आंसर नंबर 1 मतलब अंदर वाले जो कंटेंट है इनकी वजह से होगा, और आंसर नंबर 2 मतलब 1 आप ऐसा दे सकते हो कि 2 की वजह से भी होगा, 1 + 2 कर दीजिए। बताइए बालक, फटाफट से क्विक कमेंट करो, किसकी वजह से लगता है मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट पी पर केवल इन तीनों की वजह से होगा, पॉइंट I4 की वजह से भी होगा? क्या लगता है? उपासना, आदित्य, ओके, और बताइए। 1 + 2 ओके, मुकेश, और बताइए। हाँ जी, तनीषा ओके, सपना ओके, और बच्चे बताइए फटाफट। यशपाल ओके, आयुष ओके, अनिकेत, आर्या, अंकुश ओके, ग्रेट, दलीप लेजिट, जया ओके, नवीन, पंकज, ग्रेट, ठीक है। किसी का नाम मिस हो गया तो आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, तो बालक आंसर ये है, सच्चाई ये है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना वो चारों की वजह से होगा, I1, I2, I3 और I4। आप एम्पियर्स लूप, आप एम्पियर्स लॉ लगाइए चाहे मत लगाइए। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर अगर मैं एम्पियर्स लूप लगा, एम्पियर्स सर्किट लॉ लगा रहा हूं, उसमें तो करंट वो 3 की ही बात करेगा, खाली I1, I2 और I3 की। जब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं तब वो केवल I1, I2 और I3 की ही बात करेगा, I4 की तो बात भी नहीं कर रहा। तो सर कैसे आप कह सकते हैं कि I4 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा? आंसर ये है, जब आप एम्पियर सर्किट लॉ लगा रहे हैं तभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा प्यारा बच्चा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा I4 के होने के बावजूद भी, आप इस पॉइंट पर निकालते हो P पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अगर आपने इसको अपना लूप बनाया है यहां तक की कहानी को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चारों की वजह से ही निकल के आएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है, उसमें क्या था, उसमें इसकी जगह पर हमारा गॉस लॉ क्या कहता है, E.ds इक्वल टू Q/ε0, यही बोलता है। फ्री स्पेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाई ε0, ये बोलता है हमारा गॉस थ्योरम। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत याद हो तो याद होगी, मेरे ख्याल से सबकी अपडेट होगी। तो हमारा क्या बोलते हैं, E.ds क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ दैट सरफेस, जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते थे, इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम्स दी टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। लेकिन उस सरफेस के ऊपर जो मैग्नेटिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो भले ही आपको लग रहा हो कि उस चार्ज की वजह से, लेकिन उसके आसपास को चार्ज रखा हुआ है तो उसका इफेक्ट ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। अब बड़ा ही और कंफ्यूजन वाली बात हो गई सर कि सर हमें कैसे पता रखा है कि नहीं, आंसर पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है ना आंसर। तो उसका रीजन बालक ये है, अगर जिस लूप को आपने बनाया है या जिस सरफेस को आपने बनाया है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे आएंगी, ये बाहर की तरफ करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी इसके चारों तरफ, ऐसी ऐसी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें इसके अंदर, इस लूप के अंदर एंटर हो रही है, उतनी ही निकल जा भी रही है। समझ आ गई बात? तो इसका इफेक्ट कुछ होने वाला नहीं है, बट यह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड चारों की वजह से है। बात समझ में आई? हाँ कि ना, इस लूप के अंदर इसका इफेक्ट नलीफाई हो गया है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में एंटर हो उतनी निकल गई, लेकिन एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड उसका भी इंक्लूडेड है। बात समझ में आ गई मेरी? कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? कितनों को समझ में आ गया? रेज योर हैंड। जब आप लूप बना रहे हो, तो जो बाहर आपका करंट है उसका इफेक्ट नलीफाई हो गया है। समझ में आ गई? उसका इफेक्ट नलीफाई हो गया है जब आप लूप बना रहे हो, लेकिन एक्चुअल में उसका इफेक्ट वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड पर उसका इफेक्ट डेफिनेटली, अगर आपसे पूछा है कि यहाँ पर पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किस किस की वजह से होगा, तो आंसर इन सब की वजह से होगा। समझ में आई बात? बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन चार्ज के केस में पूछा गया था। बाहर एक चार्ज रखा होता है, पूछा गया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पर, इन तीनों की वजह से यहाँ पर अगर मैं I1, I2, I3 को रिप्लेस कर दूं Q1, Q2, Q3 से और Q4 से, पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस किस की वजह से होगा, I1, I2, I3 या फिर I4 की वजह से भी होगा? तो आंसर है चारों की वजह से। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो फील फ्री टू आस्क। जब आप लूप बना रहे हो तो उसका इफेक्ट नलीफाई हो जा रहा है। इज दिस क्लियर? बट एक्चुअल में वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चारों की वजह से है। क्लियर? मेरे ख्याल से कहानी क्लियर है। इस पेज पर किसी को कुछ लिखना हो तो बताइए, नहीं तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या बात है सर, है टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल सर, कंप्यूटर है।
इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, यस। चलिए, समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ गई है। चलिए, तो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मैं मान के चलता हूं, आपको पता होगा कुछ कुछ जगह पर जो ट्रांसमिशन के लिए जो वायरिंग इस्तेमाल होती है, केबल जो इस्तेमाल होते हैं, केबल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए बालक केबल बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। जहां पर जनरेटर होता है, आपका जनरेटर की कहानी हम अगली क्लास में एसी वगैरह जब पढ़ रहे होंगे, ईएमआई पढ़ रहे होंगे, तब हम जनरेटर पढ़ेंगे कैसे वो काम करता है। जनरेटर स्टेशन पर जो होता है, जहां पर जनरेटर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होता है, वहां पर जो वायरिंग इस्तेमाल होती है, जनरेटर से 3 वायरिंग लेके निकालते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी RYB जो होता है, रेड येलो एंड ब्लू, ठीक है। उस जगह पर जो वायरिंग इस्तेमाल होती है, वो जैसी ऑर्डिनरी वायरिंग यहाँ पर आप घरों के आसपास देखते हो, खंभों के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, ठीक है, वो जो केबल होता है उस तरह का नहीं होता, थोड़ा सा अलग होती है वायरिंग। वहां पर जो उसको बस भी बोलते हैं बाय द वे, उसमें क्या होता है, वो होलो होती है। आपके सिलेंडर होते हैं और होलो सिलेंडर होते हैं। वायर सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल तो सारे वायर होते हैं सर, लेकिन वो होलो होते हैं, वहां पर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे रीजन है उसको ऐसा क्यों किया जाता है, कहा, ये डजंट मैटर। अब क्वेश्चन यही है मेरा, अगर मैं एक कंडक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आप सोच लीजिए, होलो आपका कंडक्टर गिलास जैसा, या कोई पानी की जो पाइप होता है इस तरह का समझ लीजिए, पानी का पाइप मेटल का अगर इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो इस्तेमाल कर लिया, करंट तो आप उससे फ्लो करा रहे हो। तो क्वेश्चन मेरा ये है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसकी सरफेस पर कितना होगा और उसके बाहर कितना होगा, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए क्या होगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। क्वेश्चन कह रहा है बालक, यहाँ क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है बालक, वी हैव एन इनफाइनाइटली लॉन्ग cylindrical hollow conductor of radius कैपिटल R, ठीक है। ओके सर, कुछ इस टाइप का है हमारा सिलेंडर। ये ड्रॉ अच्छे से ना हो तो बुरा नहीं मानना, सीधी लाइन ना बने तो, ठीक है। ऐसा कुछ है, ऐसा। इसकी रेडियस जो है मान लेते हैं हम कैपिटल R, ये आपका सिलेंडर, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा। एक ये कैसा कुछ होता नहीं है कि भाई इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग कुछ होता नहीं है, इट्स जस्ट अ रेफरेंस। ये कहानी कहानी जो है सर रेफरेंस की है। रेडियस के कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए एक चीटी है, हम कहते हैं कि एक एरिया है इनफाइनाइटली लार्ज एरिया, इसका मतलब ये है कि हमारा साइज उस एरिया के कंपैरिजन बहुत छोटा है। एग्जांपल के तौर पर कहूं, एक चीटी है छोटी सी, ठीक है। उस चीटी को आप अपने इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ग्रीन बोर्ड के ऊपर या व्हाइट बोर्ड के ऊपर बैठा दिए, व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपने बैठा दी चीटी, तो चीटी क्या कहेगी, पूरी दुनिया सफेद है ना, बहुत, इधर से देख उधर तक, उधर से देख उधर तक, उधर से देख उधर तक, व्हाइट है पूरी दुनिया की, पूरी पूरी दुनिया सफेद। ग्रीन के ऊपर बैठा तो ग्रीन होगा, तो उसके लिए क्या होगी, ये जो साइज है इनफाइनाइटली लार्ज साइज है, ऐसी ही कहानी है इसके लिए। इट्स जस्ट अ कंपैरिजन, ठीक है। रेडियस इसकी R है। क्वेश्चन मेरा पूछा गया है कि कोई पॉइंट P है यहाँ पर, फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड दी होलो सिलेंडर कैरिंग करंट I, करंट ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, रेडियस R कैरिंग करंट I, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। सोचिए, 1 मिनट लीजिए और कीजिए। Take 1 minute and calculate.
हाँ जी, एनीबडी? मेरे ख्याल से अभी तक हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। हालांकि होलो है, लिखा हुआ है साफ साफ, होलो सिलेंडर है। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं इसको सिलेंडर को ऊपर की तरफ से देखूं तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। तो सर आप ही की तरफ देख रहे हैं, इतने स्मार्ट तो नहीं है सर हम आपकी तरफ देख रहे हैं। सुनिए, ऐसा ये कंडक्टर मानो सिलेंड्रिकल कंडक्टर होलो है, होलो है। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? इधर से आप अगर अपनी तरफ से देख रहे हो तो क्या दिख रहा है सर? एक सर्कल। हाँ कि ना, बस एक सर्कल है। करंट कहां पर फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है सरफेस के ऊपर। भाई होलो है तो सारा का सारा सरफेस के ऊपर फ्लो होगा खाली। ठीक है, अंदर के अंदर क्या है? करंट जीरो। तो मैं अगर इसको मैं ऊपर से देखूं तो ऊपर से कहानी कुछ कैसी आ रही होगी सर? कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपर से सिलेंडर ये रहा, सर्कल दिखेगा मुझे, और करंट जो है यहाँ पर फ्लो हो रहा है उसके इसी सरफेस पर बाहर की तरफ आ रहा है। ऊपर से देख लेता हूँ। ठीक है बालक, करंट जो है आपका छोटे छोटे पीसेस में कह सकता हूँ मैं, यहाँ से बाहर आ रहा होगा, इधर से बाहर आ रहा होगा, पूरी की पूरी सरफेस पर करंट आपका बाहर आ रहा है ऊपर की तरफ। मैं ऊपर से देख रहा हूँ मैं। ठीक है, टॉप व्यू है इसका ये। ठीक, ओके सर। करंट आपका बाहर की तरफ आ रहा होगा, हमारी तरफ आ रहा होगा। ठीक है सर, करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो इसकी अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड क्या करना है? तो क्वेश्चन था सर अंदर इसके कहीं भी। तो पॉइंट पी मैंने जो लिया है, ये पॉइंट पी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ मैं। पॉइंट पी मैंने ले लिया यहाँ पर, ये है मेरा पॉइंट पी। ठीक है चिंटू? यस सर। तो मैंने क्या, यहाँ पर इसका सेंटर है। क्या करते हैं हम? काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अपनी एम्पियर्स की जो लूप होता है लूप बना लेते हैं, एम्पियर्स का लूप बना लेते हैं। तो बालक हमने लूप बना लिया, यहाँ ये बना लिया अपना लूप। ठीक है जी, बिल्कुल सर, ये लूप बन गया हमारा। अब जब लूप बन गया, क्या कहता है आपका एम्पियर? सर बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहाँ पर एनक्लोज लिखिए, इनसाइड लिखिए, जो भी आपको लिखना है। करंट कितना एनक्लोज हो रहा है, नेट करंट कितना एनक्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर करंट कहां पर है? सारा का सारा सरफेस के ऊपर है सर। क्या इसके अंदर जरा सा भी करंट है? तो आंसर है नहीं सर। तो नेट फील्ड कितना होगा यहाँ पर? बी डॉट डीएल इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। जैसा नो, करंट एनक्लोज कितना है बालक? जो आपने ये जो रेड कलर वाली ये जो बनाई है आपने एम्पियर्स लूप जो बनाया, क्या इसके अंदर कहीं भी करंट है? बिल्कुल भी। तो आंसर है नो सर। सिमेट्रिक हमने बनाई है सरफेस, और हमारा पी पॉइंट इस जो सर्कल बनाया है इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है। नेट करंट एनक्लोज कितना है सर? जीरो, कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा। सारा का सारा करंट कहां पर? सरफेस पर। अगर करंट सरफेस पर है तो नेट कितना हो जाएगा? करंट एनक्लोज जीरो, आई एनक्लोज जीरो, तो मतलब बी डॉट डीएल इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो नेट इसका मतलब क्या? डीएल तो जीरो होगा नहीं, इंटीग्रेशन उसका, इसका मतलब क्या? नेट फील्ड जीरो। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बी डॉट डीएल ये 90 डिग्री पर भी तो हो सकता है, 90 डिग्री पर भी तो हो सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं। डेफिनेटली कुछ लोग कह सकते हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड जो 90 डिग्री। पर एक बात सोचिए बालक, जो हमारी वायर होती है इट्स अ काइंड ऑफ वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसकी वजह से कहां पर कैसा होता है करंट? सर अगर ऊपर की तरफ करंट आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट आपका ऐसे ऐसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ कि ना? ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ होगा इस तरह। और लेंथ भी कैसा है? लेंथ वेक्टर आपका ये भी इसी तरह लिया आपने, डीएल। तो एंगल कितना है? 0 डिग्री, 90 डिग्री नहीं है। बात समझ में आई? मेरे ख्याल से बात समझ में आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा सर? जीरो। इज दिस क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर। किसी को डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट अगर मैं इसका पूछूं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कितना रहेगा? आउटसाइड अगर कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी यहाँ पर, पॉइंट क्यू मान लेता हूं मैं यहाँ पर, तो कितना रहेगा? इसका सेकंड पार्ट में कहूं, फाइंड द फील्ड एट क्यू। क्यू पर कितना हो जाएगा फील्ड? बताइए, रेडियस इसकी कैपिटल आर है, फटाफट क्विक। इसको भी आप यहां से यहां तक के डिस्टेंस इसको मान लीजिए आर पर, तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? हाँ जी, 1 मिनट है आपके पास। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? एनीबॉडी? हाँ जी, हेलो, करण, आदित्य, अंकुश, आयुष, जया,
पंकज अपना सोडियम, वहां जी बताइए बेटा कितना होगा? ओके ओके, कई सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। उपासना, ओके सपना, ठीक है, ओके लजित, आदित्य, शुभम, ओके ओके बालक। टोटल करंट कितना फ्लो रहा है? ठीक है, आप लोग जितने भी आंसर आए हैं तो जरा वेरीफाई कर लो सही है गलत है आपके आंसर। देखिए बालक क्या हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, अब जो आपने लूप लिया है, आपने लूप लेंगे आप ये वाला लूप, ठीक है, ये ही आपका बाहर वाला जो है, दिस इज नाउ योर न्यू लूप, ठीक है, ये हमारा लूप हो जाएगा। किसके लिए सर? हमारा ये वाला लूप हो जाएगा, इस बार जो हम ले रहे हैं एम्पियर्स लूप, ये वाला लूप हो जाएगा। सारा का सारा करंट इसी के अंदर है, करंट आई जो है इसी के अंदर। अब आप ये मत करें सर छोटे छोटे हिस्सों में आई आई है कि नहीं, पूरा ही पूरा करंट आई है। तो हम अपना एम्पियर सर्किट लॉ यूज करते हैं, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, करंट आई पूरा का पूरा एनक्लोज्ड है, बिल्कुल सर। डीएल कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मान चलो कांस्टेंट है, ठीक है, ओके सर, आपको सिमेट्रिक ही लेनी है सरफेस, ओके। डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा सर? 2 पाई स्मॉल आर या कैपिटल आर, ये बता दीजिए मेरे को। इसका आंसर और बताइए, फटाफट से टाइप करके भेजो कि यहां पर कैपिटल आर लूं कि मैं स्मॉल आर लूं। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड आप लोग जो बता रहे हो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये जो है आर, यहाँ पर कैपिटल आर लेना चाहिए कि स्मॉल आर? विच वन इज करेक्ट? उपासना, अनिकेत, शुभम, ओके, तनिषा, सपना, दीपक, जया, पंकज, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों के सही हैं और कुछ बच्चों के गलत भी हैं। तो प्यारे बच्चे इस बात को समझिए, आप लोग गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो वैल्यू लेनी है वो स्मॉल आर लेना है, ठीक है, आपको वैल्यू जो है बालक स्मॉल आर लेना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर, एक बच्चे का आंसर आया आर माइनस आर सर, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, नहीं नहीं, बताता हूँ उसका रीजन भी। देखिए सुनिए बालक, आपको यहाँ पर जो वैल्यू लेनी है स्मॉल आर के लेनी है। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझिए इस बात को। अगर मैं कहूँ ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं कहूँ यहाँ से इतनी दूरी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इससे दूर हो जाएगा तो और छोटा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, और दूर वीक, और तो मैग्नेटिक फील्ड वीक, मतलब इस डिस्टेंस पर। अगर मैं कैपिटल आर ले लूं, कैपिटल आर तो कंडक्टर की रेडियस है, इसका मतलब तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा, कैपिटल आर रख लूं। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेम, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी, डिस्टेंस को लेना देना नहीं है। बात समझ रहे हैं भाई? ये कंडक्टर है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा ऑब्वियसली। अगर आप कैपिटल आर ले लेते तो मैग्नेटिक फील्ड तो फिर चेंज ही नहीं होगा, तो बालक स्मॉल आर रहेगा, ठीक है, ओके सर। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, नहीं बेटा, हमारा स्मॉल आर, हमने जो लूप बनाया है हमें उसकी रेडियस लेनी है, जो हमने लूप बनाया है हमें उसकी रेडियस लेनी है, बाकी रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, ठीक। और देखो ये बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है आपका आंसर जैसा आपका गोस लॉ में पढ़ा था आपने। गोस लॉ में क्या पढ़ा था? हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, आपने आप यहां पर कैलकुलेट कर रहे हो आपका फील्ड, तो चार्ज चाहे यहां पर हो Q1, चार्ज चाहे यहां पर हो Q2, तो हमारा जो नेट फील्ड होता था यहाँ पर, इन जो चार्ज एनक्लोज है वो किसी भी जगह रखे हो वही होते थे, मतलब चार्ज ओवरऑल ऐसे बिहेव करते जैसे वो सेंटर पर बैठे हो, हाँ कि ना? बिल्कुल वही कहानी इसकी भी है। ये होलो सिलेंडर है इवन दो, बट इसका आंसर कैसा आ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही, एक पतली सी वायर है, एक पतली सी वायर है जो कि इसके सेंटर पर बैठी है, यहां पर एक वायर है। बहुत ही सिमिलरिटी है बालक इसमें और आपके गोस बाबा वाली लॉ में। एम्पियर बाबा और गोस बाबा दोनों भाई बहन नहीं, भाई भाई थे, ठीक है, दोनों बाबा थे ना। समझ में आ गई बात? ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। किसी को डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। सर अंदर मैग्नेटिक फील्ड में ना, हाँ, तो अगर मान ले सर्कल बना है ऊपर से देखने में, अगर वो इरेगुलर होता, मतलब कि सर्कल नहीं है तो कुछ और होता, तब नहीं, भी जीरो। सर्कल तो बेटा हमने बनाया है, हाँ। हमने लूप डिजाइन किया, ये साफ साफ लिखा हुआ है ऐसा कुछ तो, कि आपका जो एम्पियर सर्किट लॉ है केवल तभी एप्लीकेबल है चीजें सिमेट्रिक हो। बाय द वे ऐसा नहीं है, बाय द वे ऐसा नहीं है, अब सिमेट्रिक नहीं भी होगा, रूल तो एप्लीकेबल है, पर हमारे लिए इजी या यूजफुल तभी है जब चीजें सिमेट्रिक हो। हमने लूप सिमेट्रिक बनाया है, क्लियर है? अगर ऐसे जनरल में अगर नहीं होता तो जीरो होना जरूरी था। अगर नहीं होता तो हमारे लिए कैलकुलेशन बड़ी डिफिकल्ट हो जाती बेटा।
हमारे लिए कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता, बहुत ज्यादा। हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदल रही होती, क्योंकि जब जीरो नहीं होता हाँ ना, जब होता। हाँ जीरो नहीं होता ना, नहीं जीरो नहीं होता। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। आप ये कह रहे हो क्या सर, अगर ये बाहर सिमेट्रिक, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता, ये बोल रहे हो क्या? नहीं, जैसे गॉस लॉ में था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब किसी भी सर्कल के अंदर, स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, वो गॉस लॉ की वजह से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जीरो होता था। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जीरो होता था ना, क्योंकि गॉस लॉ तो हमें ई डॉट ds देता था। हाँ हाँ। वहां पे इलेक्ट्रिक मतलब गॉस लॉ की वजह से नहीं, सिमेट्रिसिटी की वजह से जीरो होता था। अच्छा ओके। यहाँ पे भी वही पूछना रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, वही वही कहानी आप कह सकते हो, वही कहानी कह सकते हो। लेकिन अगर आपने जो सर्कल अपना जो बनाया है लूप, अगर उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बिल्कुल गॉस लॉ की तरह, अगर उसके अंदर चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ऐसा ही अगर इसके अंदर करंट नहीं है तो कोई फील्ड नहीं होगा। ठीक है क्लियर? सर। हम्म, क्लियर। ओके। तो हमें इसके अंदर की कहानी पता लगी। चाहो तो इसका, चाहो तो ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, इसके अंदर और बाहर कैसा होगा। सरफेस पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल हो जाए, कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल आर एट सरफेस, यहाँ पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, मतलब नेट फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है, तो नेट फील्ड भी इक्वल टू सरफेस पर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है। ओके, ग्राफ बनाना चाहो आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ कैसा हो जाएगा सर? ग्राफ इसका ऐसा हो जाएगा कुछ, यहां से यहां तो स्टार्टिंग में कैसा रहेगा, जीरो, कुछ देर तक, जब तक रेडियस आर तक नहीं, जैसे रेडियस आर पर पहुंचेगा फिर मैक्स हो जाएगा, और उसके बाद इनवर्सली पर पहुंचना। ठीक है, आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है और आपके रेडियस आर इधर है। ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा आपका। मेरे ख्याल से यहाँ तक कहानी आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसकी जगह अगर ये सॉलिड होता तो भी मेरे ख्याल से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये सिलेंडर होलो ना होकर के अगर ये सॉलिड होता तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो मेरे ख्याल से। वहां पर क्या कंडीशन हो जाती, याद रहे बालक, इस बात को जरा ध्यान में रखना। कौन सी बात सर? आपका अगर सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, और उसके ऊपर आपने चार्ज छोड़ दिए कुछ, तो चार्ज उसकी सरफेस पर रहेंगे जब तक चार्ज रुके हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। सारे के सारे चार्ज अगर आप अंदर ले जाकर भी छोड़ोगे ना चार्ज, तो बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह है, शरारती। समझ में आई? कि आप उसको घर के अंदर जाकर छोड़ोगे, सर बाहर सारे सारे बाहर निकल के भाग आ जाएंगे, सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है और कंडक्टर है, तो अब मत कहना कि केवल सरफेस पर करंट फ्लो होता है। अब करंट आपका थ्रू आउट द कंडक्टर भी फ्लो होगा, कंडक्टर के अंदर भी फ्लो होगा। बिल्कुल अब ऐसा करंट फ्लो होगा, अगर चार्ज, केवल चार्ज रुके हुए हैं तो सारे चार्ज बाहर आ जाएंगे सरफेस पर, अंदर कंडक्टर के चार्ज नहीं रुकता है, कंडक्टर के अंदर। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है तो बिल्कुल वो बच्चे अब ग्रो कर चुके हैं, बड़े बन चुके हैं, उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर लिया, दे आर, वो मार्च कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं, मतलब दे आर मार्चिंग, मार्च पार कर रहे हैं, और वो हर जगह पर लोकेट हुए अंदर उसके। समझ में आई बात? ओके सर। तो बालक अगर करंट आपका सॉलिड कंडक्टर होता है, आपका ऐसे ही आपका ये सॉलिड होता है यहाँ पर, तो अब आपका जो करंट है बालक, वो करंट खाली सरफेस से फ्लो नहीं हो रहा होता, सब जगह से फ्लो हो रहा होता, अंदर से फ्लो हो रहा होता। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा कहीं अंदर पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको उतना ही कैलकुलेट करना है। सपोज करो आपने यहाँ पर पूछ लिया, ये आपका सेंटर है इसका, और यहाँ पर पूछ लिया, अपर व्यू है, टॉप व्यू है सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का टॉप व्यू है। ठीक है बालक? ओके सर, सिलेंडर का टॉप व्यू है, दिस इज टॉप व्यू, ऐसा समझिए, देखो ऐसा बिल्कुल। अब सिलेंडर को यहां से देख रहे हो, अब इसके ऊपर, इसमें, इसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा है या फिर छोटी छोटी वायर्स निकल रही है, इसमें समझ लीजिए करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, इसके ऊपर डॉट 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 डॉट, इस सर्कल के ऊपर, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बाहर से ऐसा दिखाई पड़ेगा। आपसे पूछ ले कि यहाँ पर स्मॉल कैपिटल आर इसकी रेडियस है खुद की, स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपका जो है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस बार जीरो नहीं होने वाला है। ठीक है, इस बार क्या होगा सर मैग्नेटिक फील्ड, इस बार कुछ और वैल्यू रहेगी। कितनी रहेगी? अगर हमें उसकी करंट डेंसिटी पता है, करंट डेंसिटी ये एक खाली ऐसी डेंसिटी है जो इसमें वॉल्यूम को
नहीं है, नहीं तो मोस्टली डेंसिटी में वॉल्यूम होता है। करंट डेंसिटी J इक्वल टू क्या होता है, करंट डिवाइड बाई एरिया, यही होता है बिल्कुल। तो बालक इतने एरिया में अगर ये फिक्स है, और यहाँ पर भी इससे भी आपका क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि करंट इज ऑल्सो चेंजिंग, या करंट डेंसिटी इज ऑल्सो चेंज, या टाइम किसी का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो उसका भी आप प्रिपेयर रहें कि आपको कैसे करना है। अगर r डिस्टेंस पर आपने पूछ लिया है, अगर मैं मान के चलूं करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, तो उस केस में प्यारा बच्चा अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो कैसे करेंगे, I कितना हो जाएगा, J इंटू ए एरिया। अब इतने एरिया से भाई, पूरे एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, टोटल एरिया ए से करंट I फ्लो हो रहा है, छोटा सा एरिया ए डैश कितना, ये वाला कितना हो जाएगा एरिया, ए डैश इक्वल टू कितना सर, पाई छोटा सा r स्क्वायर, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो होगा इससे, कोई छोटा सा करंट I डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर पूछा जाए तो I बाई ए इंटू स्मॉल ए डैश मान लो इसको। बात समझ में आ गई, इतना करंट फ्लो होगा भाई, ऐसा समझिए भाई, पूरा ए एरिया है, उससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, ए टोटल एरिया जो है मैंने ए मान लिया, कितना है टोटल ए की वैल्यू लिख लेता हूं मैं, कैपिटल ए जो है पाई r स्क्वायर, ये एरिया है, इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है I। अगर मैं कहूं मैं 1 यूनिट एरिया से कितना होगा, तो करंट I अपॉन ए, यानी कैपिटल I अपॉन पाई r स्क्वायर। मैं अब कहूं कि छोटा सा एरिया, ये पाई r स्क्वायर से कितना फ्लो होगा, तो आंसर है सर I अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर। इतना करंट फ्लो होगा, पाई से पाई मर गया, I इंटू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, इतना करंट आपका फ्लो होगा, ठीक है। यस सर, आपके पास करंट की वैल्यू है, यस सर, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, B डॉट DL इक्वल टू कितना, म्यू नॉट I, ठीक है। करंट की वैल्यू हमारे पास आ चुका है दिस वन। तो DL कितना होगा, 2 पाई r सर, B इंटू 2 पाई r विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ से एक r को मार के खा जाओ, ऐसे बात करते सर, तो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन R अपॉन 2 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। तो यहां से आप देखने को मिल रहा होगा, ध्यान से देखिए, म्यू नॉट कांस्टेंट है, I कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, स्मॉल r, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। इसका ग्राफ जो आएगा बालक सॉलिड सिलेंडर के लिए वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, यहाँ डायरेक्टली, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं जा रहा हूँ बेटा, हेलो, स्पीड कुछ ज्यादा तो नहीं हो रही है, एक बार मेरे को बता दो कि सर बहुत ज्यादा हो गया तेज, मेरे ख्याल से ठीक है। तो बालक ऐसे ही कुछ बनेगा, और उसके बाद जब सरफेस पे पहुंचा, सरफेस पे पहुंचने के बाद वही कहानी आपकी यूनिवर्स लेवल पहुंचने, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन रहेगी। अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो ग्राफ बालक सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर जिसके अंदर सॉलिड सिलेंडर है और आपकी करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, जे आपका कांस्टेंट अगर हो तो आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा बालक, आपका ग्राफ हो जाएगा कुछ इस टाइप का। एक पर्टिकुलर टाइम तक तो आपका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन चलेगा। इसके बाद आपका इन्वर्स पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर, ठीक। पैरा चिंटू मिंटू, यस सर, ये सॉलिड सिलेंडर के लिए इसकी करंट डेंसिटी फिक्स हो, कांस्टेंट। अगर करंट डेंसिटी चेंज हो रही है तो यू हैव टू इंटीग्रेट द थिंग्स, क्लियर। मेरे ख्याल से ये हो गई है कहानी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बालक, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए जरा, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होती है आप लोग जानते होंगे, आपने स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग को मान लीजिए सोलेनॉइड, करंट जिससे फ्लो हो सके, ऐसा कंडक्टर जिसको स्प्रिंग की फॉर्म में इस तरह से राउंड की फॉर्म में लपेटा जाए जैसी स्प्रिंग होती है, वही आपकी सोलेनॉइड है, ठीक है। ओके सर, सिंपली अगर आपके एग्जाम में कोई कहता है कि सोलेनॉइड, तो आपके दिमाग में ऐसा ही आना चाहिए कि भाई ये रही हमारी सोलेनॉइड, दिस इज सोलेनॉइड, ठीक है। अगर आपके बारे में क्लास में मतलब एग्जाम में कुछ कहता नहीं, सिंपली सोलेनॉइड, तो आपको समझना है इसकी जो लेंथ है इट इज मच ग्रेटर देन इट्स रेडियस। जो सोलेनॉइड है, स्प्रिंग की जो रेडियस है उससे काफी ज्यादा बड़ी होती है, उसी को हम आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं भाई। अच्छा सर ऐसा, हाँ, तो क्या, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा होगा, आइडियल सोलेनॉइड का मतलब है इनफाइनाइटली लॉन्ग, बहुत लंबी सोलेनॉइड, हम तो यही कह देते हैं उसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी ऑलमोस्ट, लेकिन क्या प्रैक्टिकली इनफाइनाइट लेंथ होगी, तो आंसर है नहीं सर, प्रैक्टिकली तो इनफाइनाइट नहीं होगा। तो हमसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है सोलेनॉइड से, तो सोलेनॉइड से रिलेटेड ये है कि उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड का पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना होगा, बाहर कितना होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। हेडिंग लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। तो सोलेनोइड कैसे होती है सर? कुछ ऐसी, ठीक है। इसके अंदर से आप करंट, डेफिनेटली यू विल एक्सपीरियंस सम मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से आप करंट फ्लो कराते हो कुछ रेडियस, ठीक है। सपोज करो करंट आई यहाँ से फ्लो किया, तो ये इस तरह से, ये इस तरह से। बहुत आपको हो सकता है कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर सोलेनोइड क्या अजीब सी चीज पढ़ रहे हैं, क्या काम की है ये? आंसर है हाँ, बड़ी ही काम की चीज है भाई साहब। अगर ये सोलेनोइड का कंसेप्ट ना हो तो बालक बड़ी बड़ी गाड़ियां जो गड्ढों में गिर जाती हैं, कहीं खाई वगैरह में गिर जाती हैं, पहाड़ी इलाकों में तो सब चीजें होती हैं, या किसी नदी में गिर जाए, गाड़ी में कुछ भी हो जाए, उसको निकालने के लिए क्रेन बुलाई जाती है। अगर क्रेन आपके प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है तो क्रेन के ऊपर जो हुक होता है, कुछ कुछ हुक को इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज कर देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना दी जाती है उनके अंदर, जिससे उनको उठाने में आसानी हो जाए चीजों को, मेटालिक अगर गाड़ी है तो, ठीक है। और दूसरी बात, आपके जो पोल होते हैं, पोल आपके फुटबॉल वाले पोल नहीं, आपके जो पोल होते हैं जनरेटर के या मोटर के, बड़े बड़े हैवी मोटर्स के और जनरेटर के जो पोल बनाए जाते हैं मैग्नेटिक पोल, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट से बनाए जाते हैं। मतलब ये सोलेनोइड कहिए या फिर इसी कंसेप्ट को, मतलब वायरिंग को लपेटने का कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है उन पोल के ऊपर, तभी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल बना पाते हैं। ओके सर, तो करंट अगर आपका आई फ्लो हो रहा है, मैं इसके ऊपर पूरे इसके डेरिवेशन के ऊपर नहीं जाऊंगा, बस इतनी बात समझिए। अगर आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर सोलेनोइड नहीं है, अगर आपकी जो सोलेनोइड है वो फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड है, तब कैसे कर रहे होंगे आप? ठीक है, अगर आपकी फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड है तो तब कैसे करेंगे आप? मतलब सर तब कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं कि कैसे, क्या फॉर्मूला है, लेकिन ध्यान में रखना फॉर्मूला लगाना कैसे। सपोज करो मैं सोलेनोइड के अंदर बैठा हूं ऐसे, ठीक है, ये सोलेनोइड है, इसको मैंने जूम कर दिया हिस्से को। तो हो क्या रहा है, मैं मान के चलूं कि जो पहला राउंड है ये आपने ऊपर की तरफ से यहां से लिया है, पहला जो राउंड है वो यहां से लिया है, जैसे ये पुचुक, ठीक है, यहाँ से निकलेगा इसके ऊपर जाके, फिर आपका दूसरा राउंड हो गया, अरे ये पुचुक, फिर यहाँ से तीसरा राउंड, ऐसे ऐसे कुछ कहानी चल रही है। करंट जो है आपका इधर से इधर फ्लो हो रहा है, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। यस सर, तो इसी तरह के बहुत सारे राउंड होते जा रहे हैं आगे। तो अब यहाँ पर करंट कैसा है सर, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ मतलब क्रॉस से नोट कर लेते हैं, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस है, इसी तरह यहाँ पर क्रॉस हो इधर पे, और यहाँ पर करंट आपका बाहर की तरफ आ रहा है, तो आप कैसे नोट करोगे, डॉट से सर। ठीक है बालक, ओके सर। तो बालक ध्यान रखना, अगर आपसे देखिए एक सोलेनोइड के यहाँ पर बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो होता है जीरो। कैसे सर, डायरेक्टली सीधा जीरो? बताते हैं कैसे होता है। अगर मैं इसके अंदर की बात करूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनोइड, इनसाइड दिस सोलेनोइड, राइटिंग बहुत ही घटिया है सर आपकी, हाँ मैं समझ सकता हूं। तो बालक इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर पूछ ले कोई, यहाँ पर पूछ ले, इसके एक्सिस पर पूछ ले, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा प्यारा बच्चा, यस सर, उसके लिए ध्यान में रखना कितना होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला। हाँ सर क्या होता है बताइए सर, बताइए। अगर इस सोलेनोइड के ऊपर टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसकी लेंथ जो है मैं मान लो l है, लेट दी l मान लेता हूँ इसकी लेंथ, ठीक है सर। सीधा मैं लंबी चौड़ी कहानी वो सब नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n अपॉन l को आपने मान लिया स्मॉल n, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक। तो बालक अगर इसके अंदर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है जो कि करंट आई कैरी कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का आपका जो फॉर्मूला है प्यारा बच्चा, ये सर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2, ओके सर। और यहां पर लिखिए जरा कोस θ1 लिखिए, φ1 माइनस कोस φ2। अब आपको ये कोस φ1 और कोस φ2 लेने बहुत अच्छे से आने चाहिए। हाँ हाँ वही तो इम्पोर्टेंट है सर, कहाँ से कोस φ1 लेना है, कहाँ से कोस φ2 लेना है। जिस भी जगह पर आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो इसके अंदर, यस सर, तो बालक इसको यहाँ से एक एंड से अटैच कीजिए, ठीक है सर। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, बिल्कुल सर, एक एंड से अटैच कर दिया, ठीक है, और दूसरा एंड से अटैच कर दिया, ये इधर वाला एंड है, एक इधर वाला, ये फर्स्ट मान लो, सेकंड एंड मान लो, जोन सा भी आपको मानना है, ए बी मान लो, एंड को ए बी सिमेट्रिक रहेगी ऑब्वियसली,
एक एंगल आपका यहां से यहां मेजर करना इसी से, ठीक है, मतलब जैसे आप मैथमेटिक्स में एंगल कैलकुलेट करते हो वही, ये रही आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यस सर, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है वही, और दूसरा एंगल वो भी आपको यहीं से कैलकुलेट करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही। दूसरा जो एंगल है आपको वो भी यहीं से कैलकुलेट करना है आपको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही, ठीक है। बायोट सेवर्ट्स लगाया था उसकी तरह नहीं है कहानी। अगर आपने इसको φ1 माना है तो आप इसको φ2 मान लीजिए, तो cos φ1 माइनस cos φ2, कुछ कुछ बुक्स में इसको φ2 का है, इसको φ1 का, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कुछ आंसर आपके नेगेटिव जाए, कुछ आपके पॉजिटिव हो जाए, बस ये रहेगा कि आप जो आंसर दे रहे होंगे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में पढ़ते ही नहीं है, हम डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्यों पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में पढ़ना। समझ में आई बात, क्यों पड़े हो चक्कर में, ठीक है। जब हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बाय द वे, आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, राइट हैंड थंब रूल लगाइए, जो नीचे वाला हिस्सा है करंट उसमें से बाहर निकल रहा है, ठीक है, नीचे वाले हिस्से से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, ऊपर वाले हिस्से करंट एंटर हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा, ऐसा, मेरा हाथ देखिए जरा, छोटा सा हाथ दिख रहा होगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड किधर, थंब इधर की तरफ, मतलब इधर की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड भाग रहा है, खत्म कहानी। θ1 φ1 के बारे में सोचना ही नहीं, समझ आ गई बात, इधर आप मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विल बी दिस, ठीक, ओके सर। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गया। अब बात करूं मैं आउटसाइड, इसके बाहर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो माइंड आपकी जो सोलेनोइड होती है उसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है 0। वैसे तो सच्चाई तो यह है, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड होता है ऑब्वियसली, लेकिन हम उसको लगभग 0 मान लेते हैं। रीजन क्या है सर, ऐसा क्यों मान रहे हैं पालक, रीजन उसका ऐसा समझिए, तब देखिए क्यों मैं कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड 0 मान लेते हैं लगभग। देखो ये मैं सोलेनोइड बना देता हूँ, मेरे पास वायर थी, मैं लाने भूल गया क्लास में, ये मैंने सोलेनोइड बना दी, और बड़ी सी बना लेते हैं, ये आपको तो आप में से कोई स्काउट गाइड में रहा होगा तो आपको ऐसे गांठ लगानी सिखाई गई होंगी। देखो ऐसी कुछ सोलेनोइड है, देख पा रहे हो, ये सर, ये आपके वायरिंग, मतलब ये आपकी स्प्रिंग टाइप बन गई, ठीक है। अब एक बात समझिए, आपने करंट आपका इधर से गया, पहला लूप का करंट आपकी तरफ आया, अगले लूप का करंट फिर से आपकी तरफ आया, आपकी तरफ आया करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, थंब, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रोटेट होगा। पहला लूप को देखिए, पहले लूप का करंट, पहले लूप का करंट, पहले लूप को ऊपर से देख रहा हूं मैं, लूप ऐसे आ रहे हैं, टीम टीम टीम, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसा। पहले लूप के ऊपर वाले हिस्से पर करंट आपकी तरफ, दूसरे वाले लूप के ऊपर हिस्से पर करंट आपकी तरफ, हाँ कि ना, यस सर, यस सर, नो, आपकी तरफ ना तरफ। तो इसके वजह से करंट कैसा बनेगा सर, ऐसा, इसकी तरफ वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ऐसा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, वो भी ऐसे बनेगा सर, ऐसा। तो जब इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच में पॉइंट, मेरी आंखों पर रख लेता हूं इसको, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा यहाँ, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस वाले ब्लू वाले कंडक्टर में से इधर की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ब्लैक वाले की वजह से ऊपर की तरफ, कैंसिल आउट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट 0 हो जाता है बाय द वे। हम यही मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट 0। इज दिस क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कितना हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा मतलब 0, इसके अंदर कितना रहेगा, दिस। और अगर जो आपकी आइडियल सोलेनोइड जो होती है, यस सर, आइडियल सोलेनोइड जो होती है बालक, मुझसे ठीक से बोला नहीं जा रहा, मेरे मुंह में हो गए हैं छाले, सर मर जाएंगे आप ऐसे, ठीक है। तो आइडियल सोलेनोइड जो होता है बालक, यस सर, उसकी कहानी क्या है, ओहो क्या हो जाता है ये, कुछ नहीं सर, एक सेकंड, हाँ, तो आइडियल सोलेनोइड की कहानी क्या है, आइडियल सोलेनोइड में उसके बात कर लेते हैं हम सर। आइडियल सोलेनोइड के लिए बालक लगभग उसकी लेंथ जो होती है, आइडियल सोलेनोइड का मतलब यह है उसकी लेंथ जो है ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब ये है उसकी लेंथ है, उसके रेडियस के कंपैरिजन बहुत बहुत बड़ी है, मच मच मगरमच्छ, वाह क्या बात है सर, ठीक है। तो उस केस में हम लोग, अब मैंने बताया था आपको, ये जो है यही अगर आपकी सोलेनोइड ऐसी है कुछ, यहाँ पर आप करंट कैलकुलेट कर रहे हो इसके अंदर, जब इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो गई इधर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये जो है आपकी लाइन जो जा रही थी ऑलमोस्ट पैरेलल, तो आपका φ1 कितना हो जाएगा सर, 0। और ये इधर दूसरा एंड जो है, दूसरा एंड की तरफ, ये भी कितना हो जाएगा सर, ये φ2, हाँ φ2 कितना हो जाएगा, φ2 सर ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री ऑलमोस्ट,
तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, तो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन सॉरी कोस फाई वन की वैल्यू कितनी, 0, कोस 0 की वैल्यू 1 माइनस ऑफ ये कोस फाई 2 180 डिग्री यानी -1, तो कितना 2 से 2 मर गया, म्यू नॉट एन आई। दिस विल बी दी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और याद रहे बालक, जितनी एक इनफाइनाइट लॉन्ग आपकी सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के अंदर भी होता है। टोरॉइड सर, टोरॉइड जानते होंगे आप लोग, टोरॉइड क्या होता है, एंडलेस सोलेनोइड को टोरॉइड बोलते हैं। मतलब सर, अरे एक स्प्रिंग लीजिए, ले ली सर, स्प्रिंग को ऐसे घुमा करके गोल बना दीजिए, उसका पहला एंड दूसरे एंड से मिला दीजिए, बन गई। यस सर, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ऐसी कुछ, इसी को टोरॉइड बोलते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होता है म्यू नॉट एन आई, वही मैग्नेटिक फील्ड आपका टोरॉइड के अंदर होता है। और अब मैं आपको एक चीज और बता दूं बालक, अगर आपकी मेंशन नहीं किया है कि हमारी जो मैग्नेटिक सोलेनोइड है वो कैसी है, तो बाय डिफॉल्ट आपको सोलेनोइड ऐसी ही लेनी है, इनफाइनिटली लॉन्ग, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर उसने मेंशन नहीं किया है कि उसकी लेंथ इतनी है, उतनी है या इतनी है। इज दिस क्लियर? एक क्वेश्चन करो फटाफट से। यस सर, बताइए, क्वेश्चन करते हैं सर। इसमें जो लिखना आपको नोट डाउन कर सकते हैं आप चीजों को, ठीक है। कुछ बच्चे शायद लिख रहे होंगे, नहीं सर, लिखना लिखना हमारा तो धर्म ही नहीं, हमें छोड़ दिया लिखना, बचपन में लिखते तब कहाँ लिखते हैं सर। ओह अच्छी, तो ये तो पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा सिलेक्ट हुआ। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दिया, लिख लीजिए जिसको लिखना है। तो सोलेनोइड, इनफाइनिटली लॉन्ग सोलेनोइड की वजह से कितना हो जाएगा, कहाँ चला गया ये फॉर्मूले गायब हो गया सर मेरा, cos phi 1 माइनस cos phi 2, ठीक है। इनफाइनिटली लॉन्ग सोलेनोइड की वजह से कितना हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ये हमारा सोलेनोइड, कैसे सोलेनोइड की वजह से, फील्ड ड्यू टू फील्ड इनसाइड इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड, या फिर इसी को आइडियल सोलेनोइड भी बोल सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज आइडियल सोलेनोइड, ठीक है बच्चा। यस सर, और यही सेम ही फॉर्मूला रहेगा आपका टोरॉइड के लिए, ठीक। ओके सर जी, एक क्वेश्चन लिख लो, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन। शिकायतें बहुत हैं आपको मुझसे, है ना सर, शिकायतें तो बहुत है सर हमें आपसे। क्वेश्चन ये है कुछ ऐसा, एक सोलेनोइड है, इनफाइनिटली लॉन्ग है एक तरफ से, या फिर कहूं मैं, एक क्वेश्चन ये है कि आइडियल सोलेनोइड है, आइडियल सोलेनोइड, ओके सर, आइडियल सोलेनोइड मतलब समझ जाना आप बात को, ठीक है। वो नहीं नहीं, ठीक है, आइडियल सोलेनोइड है, लेकिन इसका एक एंड फिक्स है, एक एंड हमारे पास इधर से आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है, ये है इन्फिनिटी, ठीक है। आपका फाइंड करना है सर रुक गए क्या? हेलो 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 हेलो। भाई, सर रुक गए क्या? हाँ, सर को बोलो को यार। सर को भी साइन करना होगा।
कि तिरंगा सब चले गए क्या? अरे दलित भाई तेरी आवाज नहीं आ रही साहब। अबे भट्ट क्या कह रहा है? अरे दलीप दलीप कहाँ है? दलीप एलिप्स का एलिप्स एलिप्स कहाँ है? एलिप्स उसका आइडिया बता भाई भी। बंगारी बाबा। आइंस्टाइन मंगा रहे आइंस्टाइन। शुभम शुभम भट्ट। हाँ बोल। अरे वो शिबुआ के चिली दलीप की दोस्त थी बोले यार। बताइए जो भी आपको लगता हो सर ये आंसर होना चाहिए। उपासना ओके, यशपाल ओके, और बताइए बालक क्या आंसर होना चाहिए? किसी के एंड पर देख रहे हैं हम। ओके कैसे? अंकुश का आ गया, सपना का आंसर आ गया है, शुभम का आंसर आ गया है, वेरी गुड। ओके और बताइए बालक, क्विक, जितना जल्दी आंसर बताओगे उतनी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी मुझसे, ठीक है? शुभम अंकुश ओके, शुभम के बाद किसी का आंसर नहीं है। उपासना, यशपाल, अंकुश, सपना, शुभम, आयुष, दलीप ओके, अनिकेत आर्य ओके, बिल्कुल सही है आपके आंसर। मोस्टली बच्चों का आंसर सही है। आंसर क्या है सर? सही है, तो जिन्होंने नहीं दिए हैं वो लोग सुन लीजिए प्यारे बच्चा। क्या हो जाएगा? जितना आपका वहां पर था, जितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर था, क्या फॉर्मूला था हमारा? म्यू नॉट एन आई बाई 2 कोस फाई 1 माइनस कोस फाई 2, ठीक है? अभी क्या हो जाएगा? एक तो आपका यहां से जो बन रहा है, अगर आपकी इन्फाइनेटली लॉन्ग बहुत बड़ी आपकी ये है सोलनॉइड, तो एक जो एंगल होगा ये तो ऑलमोस्ट जीरो, दिस विल बी जीरो। इनफाइनाइट पर देख रहे हो आप तो कोस जीरो कितना हो जाएगा? कोस जीरो माइनस दूसरा इसके एंड पर ही है, आप एंड पर बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? इसी के साथ देखना, किस एंगल में भी 90 डिग्री माइनस कोस 90, तो कितना हो जाएगा? कोस जीरो माइनस कोस 90 होता है 1, तो बेटा म्यू नॉट एन आई बाई 2, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 विल बी योर आंसर, ठीक है? या फिर बच्चों ने लिखा था जितना सर उसके अंदर है उसका आधा, बिल्कुल सही बात है, हाफ भी जितना आपका मैग्नेटिक फील्ड था अंदर की तरफ, बी मिनिमम जो था इनसाइड उसका हाफ हो जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। आसान सा ही क्वेश्चन है, चिंटू मिंटू सा क्वेश्चन। कुछ ऐसा है, एक फाइनाइट लेंथ की आपकी सोलेनोइड है, वी हैव अ सोलेनोइड ऑफ फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड, ठीक है? ओके सर, कहानी कुछ ऐसी है, कुछ फिक्स लेंथ है, हाँ, तो यहाँ पर कहीं ऐसी जगह पर हमने पॉइंट चूज किया है कि हमें पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर इनके जो एंगल्स हैं, यस सर, इनके जो एंगल्स हैं वो हमें कुछ हद तक बता दिए हैं। कितने बता दिए हैं? दिखने में उतने अच्छे नहीं लगेंगे आपको एंगल्स,
ठीक है, ये आपका 37 डिग्री है। ओके सर, और दूसरे वाले हिस्से पर जो एंगल है इट इज इक्वल टू, यस सर, एक इधर ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ जो बन रहा है दिस इज 53 डिग्री। ठीक है, एक तरफ 37 डिग्री बन रहा है हॉरिजॉन्टल, दूसरी तरफ 53 डिग्री बन रहा है। नेट फील्ड बताइए। और बी और आई करंट वगैरह वही है आपका, ठीक है, एन है, आई है, वही सब है। बताइए नेट फील्ड कितना होगा। एक तरफ एंगल बन रहा है आपका 37 डिग्री, दूसरी तरफ एंगल बन रहा है आपका 53 डिग्री। बताइए क्विक। अंकुश नहीं, किसका आंसर है? अंकुश का आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन मैंने तो बिल्कुल सीधी सी लैंग्वेज में दिया है। ओके, अंकुश का आंसर आया है, और किसका आया है? कर्म का आंसर आया है। और बताइए। एनीबॉडी? आयुष, ओके। यशपाल, ओके। बड़े मोस्टली बच्चों के सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। Aniket, Anisha, Naveen. Okay, let's check it out. What should be the correct answer? Upasna, ओके। सपना, वेरी गुड। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट इज रियली अप्रिशिएबल। जो चुप बैठे हैं जिनका कोई भी आंसर नहीं बेटा, वो गलत है। आयुष बेटा कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको, मेरी स्क्रीन पर मैं कर लूंगा। ठीक है, कुछ बच्चों के एक भी आंसर नहीं आए हैं, वो बड़ा दुखद है। तो कितना हो जाएगा बालक? नेट फील्ड म्यू नॉट एन आई बाई 2 तो रहने ही दीजिए सर, इतना तो ठीक है। अंदर क्या? कोस phi1 माइनस कोस phi2। मैंने आपको बताया कि आपको कोस phi1 और कोस phi2 की जो वैल्यू है प्यारे बच्चे, आपको कहाँ से लेनी है? सर हमें जो वैल्यू लेनी है कोस phi1 और कोस phi2 की वैल्यू आपको लेनी है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है। तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 कोस phi1, पहली जो आपको ये एंड मिला, यहाँ पर एंगल कितना बना? 37, तो कोस 37 माइनस कोस phi2 53 नहीं प्लेस करना। अगर किसी ने 53 किया तो गड़बड़ है। क्यों सर, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत यह है, मैंने आपको बताया आपको एंगल यहीं से लेना है। ठीक है, मैंने इसके पीछे का डेरिवेशन आपको नहीं बताया है क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है। तो एंगल कितना हो जाएगा बालक? 180 माइनस 53 हो जाएगा। और 180 माइनस 53, ये सब मैथमेटिक्स की कहानी आप लोगों को मुझसे बेहतर तरीके से जानते हो। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कोस होता है नेगेटिव, तो कोस 37 प्लस कोस 53 हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? सेकंड, ठीक है, ठीक है, ओके सर। तो कोस 37 की वैल्यू होती है हमारे यहाँ पर क्या मतलब सर? 4/5, और इसकी कोस 53 की वैल्यू होती है 3/5। ठीक है जी, म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो 4 3 7 बटे 10, तो 7 म्यू नॉट एन आई बाई 10, 7/10। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, इज दिस क्लियर? कुछ बच्चों ने गड़बड़ कर दी है जिसको मुझे डर था। 4/5 में से 3/5 को घटा दिया है और म्यू नॉट एन आई बाई 10 कर दिया है। ठीक है बच्चों, जिनको गड़बड़ था अभी क्लियर है चीजें? 7/10 कैसे आएगा? इज दिस क्लियर बेटा? मोस्टली बच्चों ने, मैं तो कहूंगा कि हार्डली, कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है? 1, उपासना का आंसर सही है, अनिकेत का आंसर सही है, 2, आयुष 3, बस केवल 3 बच्चों का आंसर सही है। इतने सारे चिंटू मिंटू में से केवल 3 से 4 बच्चों का आंसर सही है। हो सकता है 1 2 का नाम मैंने ना ले पाया हूं मैं, बट मोस्टली का गलत है आंसर।
ठीक है, उम्मीद है आगे से आप इस गड़बड़ को नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें और थोड़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कैसे बना सकता है, आपको बता देगा कि डायमीटर इतना है, पर्टिकुलर डायमीटर दे देगा। ठीक है, वो मतलब आपको कुल मिलाकर के एंगल के भी कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है प्यारे बच्चा, यस सर। अब जरा थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं टोरॉइड की। टोरॉइड क्या होती है? एंडलेस सोलेनॉइड, जिसका कोई एंड ना हो उसी को बोलते हैं ऐसी सोलेनॉइड जिसका कोई एंड ना हो। सर ऐसी भी कोई चीज होती है इसका एंड ना हो? बिल्कुल होती है। आपकी सपोज करो सोलेनॉइड ऐसे रखी हुई है, अभी तो इनके एंड ये रहा, एंड ये रहा। मैं आपसे पूछूं सर्कल का एंड कहां से होता है? सर्कल कहां से शुरू होता है, कहां पर एंड होता है? कहीं भी नहीं, है ना। इसको अगर मैं सर्कल की फॉर्म में ऐसे बना दूं, बन गए आपके टोरॉइड। ठीक है, ओके सर। इसके डेरिवेशन पर हम नहीं जाएंगे समय की वजह से ही। कितना समय सर? कितना समय जानने लगे बच्चों की। तो हम वही कंसेप्ट इस्तेमाल करके, कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करके? आपका सोलेनॉइड का, और दूसरा एम्पीयर सर्किट लॉ इस्तेमाल करके। यहाँ पर एक लूप कंसिडर कर सकते हैं, बाहर एक लूप कंसिडर कर सकते हैं, और दोनों लूप की कहानी देख लेंगे कैसी हो रही है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, जो अंदर वाला हिस्सा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 0 आएगा। यहाँ जो बाहर वाला हिस्सा है यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होगा। और सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, केवल इस हिस्से के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब जो स्प्रिंग है या सोलेनॉइड है, बस इसके अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड। वही कहानी सोलेनॉइड, ना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ना यहाँ। कैसे सर? अंदर तो होना चाहिए। कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो आंसर है नहीं बेटा, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। आप ऐसा कैसा कह सकते हैं सर अंदर नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड? तो बालक मैं ऐसे कह सकता हूँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। देख रहे हैं सर? हाँ जी, अंदर क्यों नहीं होगा? इस हिस्से में क्यों नहीं होगा सर मैग्नेटिक फील्ड? इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह बालक ये है, इस हिस्से में करंट तो एनक्लोज कर ही नहीं रहा है। जो हिस्सा यहाँ पर है, क्या ये करंट एनक्लोज कर रहा है? आंसर नहीं सर, करंट एनक्लोज नहीं कर रहा। तो हमने, हमारे एम्पियर बाबा ने क्या कहा था सर? हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। नहीं बेटा, एम्पियर बाबा ने कहा था कि बी डॉट डी एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई। जब करंट एनक्लोज ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। अच्छा सर ऐसी बात। तो सर अब बाहर का क्यों मैग्नेटिक फील्ड 0 है, आप बताइए। ये इनसाइड का तो आपने बात बता दी हमें, एम्पियर्स लॉ का हमें बता दिया कि बी इनसाइड जो है 0 होगा। आप हमें ये बताइए बी आउटसाइड, आउटसाइड लिख देता हूं मैं, ये 0 कैसे कह रहे हैं आप? चलिए इसकी भी कहानी को समझ लेते हैं बालक। ये सर बताइए कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर इसके 0? तो मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर भी 0 ऐसे होगा प्यारा बच्चा। अब जरा सोलेनॉइड को देखिए आप, सोलेनॉइड को देखिए, या सोलेनॉइड ऐसे 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 ऐसे। ऊपर वाले हिस्से से अगर आपका करंट, आप ये मान के चल रहे हो कि करंट हमारा बाहर की तरफ आ रहा है या अंदर की क्रॉस अंदर की तरफ जा रहा है ऊपर वाले हिस्से में, तो नीचे वाले हिस्से से क्या हो रहा है सर? बाहर की तरफ निकल रहा है। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो ओवरऑल करंट कितना होगा इसमें देखो तो करंट ओवरऑल जितना बाहर की तरफ, जितना उस सरफेस को थ्रेड किया बाहर की तरफ, उतना ही करंट ने अंदर की तरफ थ्रेड कर दिया। नेट करंट कितना आ जाएगा जब आई एनक्लोज लिखते हो आप? तो कितना? 0। तो वही कहानी इसकी है। यहाँ के जो ऊपरी हिस्से हैं, ऊपरी हिस्सों पर अगर आपका करंट अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, अंदर की तरफ अगर करंट एंटर कर रहा है आपका, तो जो अंदर वाले हिस्से हैं इनमें क्या हो? करंट बाहर की तरफ कर रहा है। तो नेट करंट जो थ्रेड करेगा इस सरफेस को जो आपने बाहर की तरफ बनी, इट विल बी इक्वल टू 0। इसलिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा टोरॉइड के अंदर, अंदर मतलब टोरॉइड की इस अंदर से मतलब ये नहीं है, ये नहीं है इसका मतलब। टोरॉइड का अंदर होने का मतलब क्या है? यहाँ पर इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड 0, इस वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड 0, और यहाँ पर सर ये जो आपने रेड से, टोरॉइड गायब हो गई। यहाँ से जो रेड रेड ये जो बनाई है सर डायग्राम, इसमें क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड? अच्छी। हाँ, इसके अंदर क्या रहेगा? तो इसके अंदर इस वाले हिस्से में सर, इसमें क्या रहेगा? तो इस वाले में हिस्से में रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ही रहेगा। ठीक है, यस सर। और मोर स्पेसिफिकली यहाँ पर जो n रहेगा, स्मॉल n, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कर लेते थे। यस सर, यहाँ पर 2 पाई r हो जाएगा। वो r क्या है? r इज रेडियस ऑफ टोरॉइड। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है डेफिनेटली कि सर टोरॉइड जो है, अगर टोरॉइड को आप ऐसा मान रहे हो, टोरॉइड की तो 2 रेडियस होंगी सर भाई, एक इनर रेडियस एक आउटर रेडियस। टोरॉइड को अगर मैं ऐसा बनाऊं कुछ,
टोरॉइड को अगर मैं ऐसा बनाऊं कुछ, ये रही टोरॉइड, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये आपकी इस तरह लिपटी हुई चीजें, यहाँ पर आपकी स्प्रिंग टाइप बनी हुई है। तो टोरॉइड की आप तो कहोगे सर दो हैं, ये दो रेडियस होंगी, एक तो रेडियस अंदर की और दूसरी रेडियस बाहर की, ऐसा कहोगे? तो आंसर है नहीं। जो हमारी आइडियल टोरॉइड, या सिंपली अगर मैं टोरॉइड का भी नाम लेता हूँ तो आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि इसकी जो लेंथ है इट इज मच मच ग्रेटर देन इट्स रेडियस। ये जो छोटे, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, ये जो आपकी चिंटू रेडियस है, अगर आप सोलनॉइड लेते हो, आप सोलनॉइड की जो रेडियस होती है, अगर मैं इस हिस्से को मानूं, यानी इसकी थिकनेस जो होगी, थिकनेस जो होती है बेटा टोरॉइड की, ये बहुत बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस। रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक, समझ में आई? सोलनॉइड के केस में क्या कहते हैं, लेंथ इज मच मच मगर मच ग्रेटर देन उसकी रेडियस, सोलनॉइड के केस में। लेकिन यहाँ पे रेडियस का मतलब आप ये नहीं समझना, उसकी जो आपकी ये जो टोरॉइड है उसकी रेडियस का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से लेके इसके डिस्टेंस तक। तो एक्चुअल में टोरॉइड ऐसी नहीं होती। तो सर कैसी होती है? टोरॉइड एक्चुअल में ऐसी होती है। इसमें क्या फर्क है सर? तो हो सर्कल नहीं बन पा रहा अभी ठीक से। हाँ, तो टोरॉइड आप बिल्कुल ऐसे समझिए, ऐसी बहुत ही कम थिकनेस है इसकी, बहुत ही पतली सी रहेगी, ठीक है। अब बताइए सर, इसकी रेडियस में और इसकी दो रेडियस लेंगे क्या, इनर और आउटर? तो आंसर है नहीं सर, एक ही रेडियस से बात बन जाएगी, बहुत ही कम डिफरेंस है, ठीक है। तो केवल स्मॉल आर या कैपिटल आर जो भी आप ले रहे हैं वो रेडियस लीजिए, और यहाँ पर जो स्मॉल एन है उसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स अप टू पाई आर, जहाँ पर आर क्या है, रेडियस ऑफ टोरॉइड। इज दिस क्लियर? हाँ जी। ऊपर वाला हिस्सा जो है किसी को थोड़ा बहुत छूट गया होगा, लिखना हो तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हो गया नहीं तो सर हमें बताएं क्या लिखा था, इस हिस्से को नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको लिखना चाहिए। टोरॉइड के बारे में बताया, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गई चाहिए, अपने हिसाब से नोट डाउन कर लीजिए। कर दिया सर आपने। ठीक है, यस सर, ठीक है सर। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, इसमें डेरिवेशन तो मुझे कराना नहीं है इसका भी। हाँ सर, हेडिंग लगाइए सर, फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर्स। मतलब सर दो अगर वायर हैं करंट कैरी कर रही हैं तो उनके बीच में भी फोर्स लगता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा बालक इसलिए, एक वायर ये रही, दूसरी वायर ये रही आपकी, ठीक है। एक वायर आपकी ये रही, स्ट्रेट वायर है, दूसरी वायर आपकी, ओहो एक ही वायर ठीक से बन पाई सर, दूसरी भी है, ठीक जी, ठीक है सर जी। दोनों में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें करंट सपोज करो I1 मान लो, इसके अंदर में करंट I2। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके अंदर की कहानी क्या है। देखो, अगर करंट फ्लो हो रहा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यस सर, ये इस तरह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहे होंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके, ये भी आपका करंट है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, सपोज करो इनके बीच के डिस्टेंस ए या डी, जो भी आपका मानने का मन है,
दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस ए या डी जो भी आपका मन मानने का मान सकते हो, ए मान लो, आर मान लो, आर मान लेते हैं, ठीक है। दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में, करंट कैरिंग वायर के बीच में सपोज करो आर डिस्टेंस है, ठीक है सर। तो बालक जो फर्स्ट वाली वायर है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड बना रही है इसके आसपास, यस सर। और हमें पता है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, हाँ कि ना। और वो फोर्स कितना होता है सर, बिल साइन थीटा, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। और यहाँ पर एल क्रॉस बी होता है, करंट को बाहर रखें तो वेक्टर फॉर्म में एल क्रॉस बी, याद रहे आपको, गलत नहीं कर देंगे, एल बी लग, ठीक है, यस सर। तो बालक इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो इसके ऊपर लगेगा एक क्या, फोर्स। और फोर्स किधर लगेगा वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, तो आपका राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल लगा के आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सर, मेरे ख्याल से स्क्रीन अभी प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है आपको। करंट आपका थोड़ा ब्लर हो रही है इमेज है ना, करंट आपका, करंट इसके अंदर जो सेकंड कंडक्टर उसके अंदर ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले वायर के उसके चारों तरफ जा रहा, आगे की तरफ जा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर की तरफ। तो थंब आपका जो पाम होता था, पाम चाटा आपका किधर है, इधर की तरफ सर, फोर्स लगेगा इधर की तरफ। तो बालक यहाँ से आपको एक बात देखने को मिल रही है कि इस वाले सेकंड वाले कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स किधर है सर, लेफ्ट की तरफ, फोर्स हमारा लेफ्ट की तरफ लग रहा है। मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे दो कंडक्टर हैं, दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर डायरेक्शन आपकी सेम है तो बालक, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है अगर आपके, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो दे विल रिपल, ठीक है। इसी की एक वजह ये भी होती है बालक, जो हमारी हाई टेंशन की वायर होती है या फिर आपके जो खंभों पर जो वायर पड़ी रहती है ना, उनको कुछ कुछ डिस्टेंस पर लगाया जाता है। एक तो ये भी रीजन है, लेकिन ये रीजन बहुत छोटा है, ना के बराबर है, ठीक है। केवल आप कहें कि सर इसीलिए जो खंबे पर वायर आती है, 3 वायरिंग आती है, उनको पास पास में क्यों नहीं भेज देते, अलग अलग क्यों भेजते हैं। खंबे पर 3 4 5 वायर हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, उनको हम पास पास क्यों नहीं बिल्कुल एक दूसरे अटैच करके भेज देते, मतलब बहुत ही कम गैप रखें। तो एक तो वजह ये भी हो सकती है, लेकिन ये जो वजह है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। हाई वोल्टेज जिसकी वजह से स्पार्किंग हो सकती है, जिसको कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, यही कोरोना? नहीं नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक कोरोना इफेक्ट पड़ने को मिलेगा, ठीक है। ये वो कोरोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी ये कोरोना वो नहीं है जिस कोरोना, ये बीमारी की बात कर रहा हूँ, बीमारी नहीं है वाला ये, ठीक है। तो उसको कोरोना, तो उसको कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। आप लोगों ने देखो कभी कभी हाई टेंशन वोल्टेज के पास ब्लू कलर की स्पार्किंग दिखती है, उसको कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। बाय द वे हमें नहीं पढ़ना है, ओके सर। तो उसकी वजह से हाई वोल्टेज टेंशन के वायर को हम दूर थोड़ा सेपरेशन रखते हैं, जिससे उनके बीच में कंडक्टिंग ना हो जाए, कंडक्ट ना हो जाए और शॉर्ट सर्किटिंग ना हो जाए। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब, जो बच्चे सोचते हैं आग लगना है, तो आपने दिमाग से निकाल दीजिए, शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब आग लगना नहीं होता है। शॉर्ट सर्किटिंग का बस केवल और केवल इतना मतलब है, हाई करंट फ्लो होता है तो उसी को बोल देते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है, ओके सर। तो आप लोग देखते होंगे आजकल जो है हमारे गांवों में या फिर जहां भी आप रहते हैं, आप शहर वगैरह में आते होंगे, तो जो वायरिंग पहले खंबे पर जो आयरन की या एल्यूमिनियम की जो वायर पड़ी होती है 3 3 4 4, अब वो हटा दी गई हैं और सिंगल एक वायर लेके आते हैं, बंडल्ड कंडक्टर रहता है उसको लेके आते हैं। उन दोनों के बीच में इतना इनफ इंसुलेशन होना चाहिए, प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो ना के बराबर है, बहुत ही छोटा फोर्स आता है। बाय द वे क्यों सर, आप जानते हो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 के ऑर्डर की होती है, तो आप समझ सकते हो फोर्स भी 10 की पावर -5 10 की पावर -7 के ऑर्डर का जाता है। बाय द वे जो 1 एम्पियर की जो यूनिट है वो यहीं से डेराइव हुई है। एनीवे आगे बढ़ते हैं बालक। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके ऊपर लग रहा होगा फोर्स, और फोर्स कितना होगा उस फोर्स की वैल्यू आपको डायरेक्ट बता देता हूं बेटा। फोर्स जो लगता है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है। क्यों सर, बहुत लंबी लेंथ हो सकती है, थोड़ा थोड़ा फोर्स सब जगह लग रहा होगा। हम लोग, अगर आप कंडक्टर की बात कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ देखो बालक, जो आप लोग ट्रांसमिशन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, सपोज करो हल्द्वानी से किसी दूसरी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है, या फिर दूसरी सिटी से हल्द्वानी में लेके आनी है, हरिद्वार से हल्द्वानी में लेके आनी है, तो वायरिंग बहुत लंबी है, लेट इट बी मान लेता हूँ 100 किलोमीटर की वायरिंग होगी आपकी, वहां से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक लेके आनी है। तो वहां पर आप वायर का पूरे का रेजिस्टेंस नहीं बताएंगे कि इतना रेजिस्टेंस है, इतनी रुकावट है,
कि आप क्या कहोगे, सर इतने किलोमीटर पे लेंथ के प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, 1 किलोमीटर चलने पर मुझे 100 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, 200 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आप किस टर्म से बात करोगे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में, पूरी वायरिंग का रेजिस्टेंस नहीं बताओगे आप। क्यों नहीं बताया, कि हो सकता है हमें बीच में कहीं पावर स्टेशन लगाना पड़ जाए, उस दोनों के बीच में कोई पावर स्टेशन या कोई जरूरत पड़ जाए, कोई इंडस्ट्री सेट करनी पड़ जाए, तो वहां पर आपको सप्लाई देनी पड़े। तो अब आप क्या कहोगे, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस फिर से मेजर करोगे साइड लेंथ? आंसर नहीं, हम क्या करेंगे, उसको शुरुआत से मेजर करेंगे कि भाई 1 मीटर में इतना रेजिस्टेंस है। वही कहानी यहाँ की भी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो बालक फोर्स पर यूनिट लेंथ, जितना फोर्स लग रहा होगा 1 यूनिट लेंथ में, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यस सर, 2I1 I2 अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस R। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। जितना करंट पहले फ्लो हो रहा है, दूसरे में कितना फ्लो हो रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डिवाइड बाय इनके बीच के डिस्टेंस। डिस्टेंस कम रहेगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, लेकिन फोर्स जो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7 के ऑर्डर की। और आपको बता दूं बालक मैं, जब आप ट्रांसमिशन करते हो इलेक्ट्रिसिटी का एक जगह से दूसरी जगह, ठीक, मेजर जगह पर, तो उस जगह पर आप करंट बहुत डाउन करके भेजते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। वोल्टेज हाई रहती है, करंट बहुत डाउन रहता है, बहुत कम। तो ये जो फैक्टर है फोर्स का कोई खास पार्ट प्ले करता नहीं है, बट फिर भी हमें पढ़ना है तो पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। यहां से करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर दो कंडक्टर हैं, उनके बीच में सेम करंट फ्लो हो रहा है, पता नहीं कितना हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, अगर उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है, और उनके बीच में फोर्स भी 1 न्यूटन लग रहा है, तो आप 1 एम्पियर को इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यस सर, समझ में आ गई है। ठीक, ओके, इस फोर्स के फॉर्मूले को लिख लीजिए। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग सेम डायरेक्शन में जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रिपल करेंगे, सेम इसी फोर्स से। ठीक है प्यारा बच्चा, 6:47 हो चले हैं और आज के लिए क्लास करेंगे हम यहीं पर एंड। किसी को कोई डाउट हो, कुछ डिफिकल्ट हो, फील फ्री टू आस्क, नहीं है तो यू विल लीव द क्लास, इट्स फाइन फॉर द डे। सी यू टुमारो।